अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का काफ़ी रश था। पुलिस के सिपाही भी इधर उधर खड़े अपनी ड्यूटी दे रहे थे, मगर मेरी तरफ किसी ने ध्यान न दिया। मैं स्टेशन से निकलकर रेलवे पुल की एक तरफ होकर खड़ा हो गया। पुल काफ़ी बड़ा था। गाड़ियाँ बैलगाड़ियाँ स्कूटर जा रहे थे। मेरा हुलिया बिल्कुल हिंदू वाला था। माथे पर तिलक लगा था, कलाई में मंगलसूत्र बंधा था। अहमदाबाद में मुसलमान भारी तादाद में रहते थे, मगर मुझे यहाँ जैनी हिंदू बनकर ही रहना था। इतने में दूर से मुझे करीम भाई की पुरानी मुरस कार आती दिखाई दिया। करीम भाई ने भी मुझे देख लिया था। गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। करीम भाई ने पीछे बैठने का इशारा किया। मैं पिछली सीट पर बैठ गया और गाड़ी एक तरफ चल पड़ी। करीम भाई ने मुझसे मंगलसूत्र के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि मंगलसूत्र मुझे मिल गया है, कोई परेशानी तो नहीं उठानी पड़ी। मैंने कहा, एक खुफिया पुलिस वाले को कत्ल करना पड़ा है। करीम भाई ने कोई रद्द अमल ज़ाहिर न किया। गाड़ी शहर की मसरूफ सड़कों पर से निकलकर निस्बतन वैरान इलाके में दाखिल हो गई थी। उसने काफ़ी देर खामोश रहने के बाद मुझसे सवाल किया, लाश पर उंगलियों के निशान तो नहीं छोड़े? मैंने कहा, निशान पड़े थे, मैंने रुमाल से अच्छी तरह साफ कर दिए थे। तुम्हें पुलिस ने देखा तो नहीं? मैंने जवाब दिया, सिर्फ उसी खुफिया पुलिस अफसर ने मुझे देखा था जिसे मैंने ठिकाने लगा दिया है। अच्छा किया। मैंने करीम भाई को हवाई मखलूक चंद्रिका के बारे में यह सोचकर कुछ न बताया कि इसे उसे क्या दिलचस्पी हो सकती है, और फिर उस हवाई मखलूक का हमारे मिशन से कोई ताल्लुक भी नहीं था। करीम भाई मुझे शहर से बाहर वाले अपने पुराने गोदाम नुमा क्वार्टर में छोड़कर वापस चला गया। जाती दफ़ा कह गया कि मैं रात को आऊँगा। यह वक्त मैंने किचन में खाना तैयार करने में काफ़ी बनाते और कमरे में खिड़की के पास अकेला बैठकर अपने मिशन के बारे में सोचो विचार करते गुजार दिया। रात हो गई थी। कमरे में करीम भाई ने मुझे बिजली की बत्ती जलाने से मना कर रखा था। सिर्फ कोने में एक मोमबत्ती रोशन की हुई थी। वो नहीं चाहता था कि दूर से किसी को क्वार्टर में रोशनी नजर आए। आधी रात के वक्त करीम भाई अपनी गाड़ी लेकर आ गया। गाड़ी की डिग्गी में से उसने अटैची केस निकाला और उसे कमरे में ले आया। कहने लगा, तुम्हें ये कपड़े बदल कर नए कपड़े पहनने होंगे। मैं तुम्हारे लिए 2 जोड़े नए ले आया हूँ। ये सफ़ेद खद्दर के कुर्ते पजामे और बादामी रंग की वस्कट थी। उसने कपड़े अटैची केस से निकाल कर चरपई पर एक तरफ रख दिया और ये कहकर किचन की तरफ चला गया कि मैं काफ़ी बना कर लाता हूँ। मैं चरपई पर दीवार से टेक लगाए बैठा था। थोड़ी देर बाद करीम भाई काफ़ी के 2 मग बना कर ले आया। हम काफ़ी पीते हुए बातें करने लगे। उसने मेरे मंगलसूत्र को गौर से देखा। कहने लगा, अब तुम जैन मत के पक्के विरदान हो गए हो। ये इस बात की निशानी है कि तुम कट्टर जैनी शास्त्री हो। अब कल से तुम्हें अपने मिशन का आगाज़ करना है। तुमने अच्छा किया कि अपने बाल नहीं कटवाए। अपने बालों को गर्दन तक जितना लंबा कर सकते हो लंबा कर लो। इससे तुम्हारा हुलिया जैनी प्रोफेसरों वाला हो जाएगा। एक बात याद रखना, तुम गुजराती ज़बान रवानी से नहीं बोल सकते। तुम्हारा उर्दू बोलने का लहजा भी पंजाबियों वाला है। सबको यही बताना कि तुम पंजाब के किसी शहर में हिंदू ब्राह्मण घराने में पैदा हुए थे। तुम्हारे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गया। तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हारी परवरिश की। फिर तुम अमेरिका चले गए। वहाँ से वापस हिंदुस्तान आया तो जैन धर्म का मुताला किया। इस धर्म ने तुम्हें बेहद मुतासर किया और तुमने अपनी सारी ज़िंदगी जैन धर्म के मुतालिया और इसके प्रचार के लिए वक्फ कर दिया। अब तुम गुजरात काठियावाड़ में रहकर जैन धर्म की खिदमत और प्रचार करना चाहते हो, क्योंकि ये जैन मत के बानी महावीर वर्धना की जन्मभूमि है। बस इस बयान को रट लेना और इसी पर कायम रहना। मैंने उसे बताया कि मैंने पहले यही सोच रखा था। मैंने उससे पूछा, क्या रहा कि डायरेक्टर जीडी पांडे तक रसोई हासिल करने के लिए उसकी बेटी मीनाकशी का सहारा लेना ज़रूरी है? करीम भाई ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है, और यह जीडी पांडे तक रसोई हासिल करने का सबसे आसान तरीका भी है, क्योंकि पांडे अपनी अकलौती औलाद मीनाकशी से बहुत मोहब्बत करता है और मीनाकशी भी जैन धर्म को जीवन की निजात का वह जरिया समझती है। तुम चाहे कितने दौलतमंद नौजवान बनकर भी उसके पास जाओगे, उसे मुतासर न कर सकोगे। अहमदाबाद, मुंबई वगैरह में मीनाकशी के कई दौलतमंद रिश्तेदार नौजवान मौजूद हैं।
उसके दिलो दिमाग पर कब्जा करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी तरह उसके मजहबी जज्बात पर इतना गहरा असर डालो कि वो तुम्हारी गुरविदा हो जाए। वो बड़ी पढ़ी लिखी लड़की है और जैन धर्म और ब्राह्मण मत के बारे में बहुत इल्म रखती है और जैन धर्म के वरदानों और जोगी साधुओं की बड़ी इज्जत करती है। मैं चुप बैठा रहा। करीम भाई भी खामोश हो गया। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगा, क्या तुम मीनाकशी पर इतना असर डाल सकोगे? तुम तरबियत याफ्ता कमांडो हो, दुश्मन को पलक झपकते में ठिकाने लगा सकते हो। तुम हाई एक्सप्लोसिव्स के भी माहिर हो, डायनामाइट लगाकर बड़े से बड़े पुल को 1 सेकंड में उड़ा सकते हो। लेकिन क्या तुम एक नौजवान खूबसूरत लड़की के दिल को इस तरह से अपनी मुट्ठी में ले सकते हो कि वो तुम्हारी गुरविदा हो जाए और तुम्हें अपने बाप जीडी पांडे से मिलवाने भी ले जाए? मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। हकीकत यह है कि यह काम मुझे भी मुश्किल नजर आ रहा था। मुश्किल इन मैनू में कि मैं मजहबी बेस मुबैसे से तो मीनाकशी पर अपना भरपूर असर डाल सकता था, लेकिन उसे अपना गुरविदा बनाने और उसके दिलो दिमाग पर कब्जा जमाने वाली बात मुझे मशकूक लग रही थी। कोई शोभा दिखाने की ज़रूरत थी और शोभा मेरे पास नहीं था। करीम भाई कहने लगा, अब तुम सो जाओ, मैं भी इस मसले पर मज़ीद गौर करता हूँ, क्योंकि हमें पक्का कदम उठाना होगा। शुरू में ही अगर पाँव जम कर ना पड़ा तो ख़तरा है कि सारा मिशन कहीं धरे का धरा ना रह जाए। मैंने करीम भाई से सवाल किया, क्या हमें किसी दूसरे तरीके से राह के हेडक्वार्टर की कश्मीर के बारे में हिकमत अमली और कश्मीर में फ़ौजी यूनिटों की नकलो हरकत और पाकिस्तान में राह के एजेंटों की इब्तदाई सरगर्मियों के बारे में मालूमात हासिल नहीं हो सकती हैं? करीम भाई ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, अहमदाबाद में राह का जो खुफिया हेडक्वार्टर है और जिसका डायरेक्टर मीनाकशी का बाप गोपाल दास पांडे है, सारी हिकमत अमली उस दफ्तर में तय की जाती है। यही महकमा श्रीलंका में तमिल टैगर्स की मदद करता है और यही महकमा पाकिस्तान में तकरीब कार भेजने की पॉलिसी वजह कर चुका है और वो इब्तदाई ब्लू प्रिंट भी इस महकमे में जीडी पांडे की निगरानी में तैयार होते हैं, जिन पर अमल करते हुए कश्मीर में मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक जिहाद को कुचलने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे तैयार किए जाते हैं। इसलिए जीडी पांडे के हेडक्वार्टर में घुस कर बैठना और उस शख्स का एतमाद हासिल करना बेहद ज़रूरी है और उस यार और तजर्बाकार ब्यूरोक्रेट का एतमाद तुम मीनाकशी के ज़रिए ही हासिल कर सकते हो। इसके लिए तो तुम्हें शोभा दिखाना होगा। करीम भाई मेरी तरफ देखने लगा, क्या तुम कोई शोभा दिखा सकते हो? फिर खुद ही उसने अपने सवाल का जवाब देते हुए कहा, नहीं, ये काम कोई शोभदाबाज ही कर सकता है, कमांडो नहीं कर सकता। अच्छा, एक दिन मज़ीद गौर कर लेते हैं, मैं कल रात को फिर आऊँगा, तुम भी कुछ सोच रखो। करीम भाई चला गया। इस शख्स की बातें हकीकत पसंद आना थीं। राह के करंट अफेयर्स वाले हेडक्वार्टर के चीफ जीडी पांडे तक पहुंचने का रास्ता उसकी इकलौती बेटी मीनाकशी को दरमियान से निकाल दिया जाए तो फिर अंधे कुएं में छलांग लगाने वाली बात थी। फिर मुझे एक तवील और दुश्वार गुजार रास्ते से गुजरकर मिस्टर पांडे तक पहुंचना था और इसमें भी कामयाबी की उम्मीद 5% से ज़्यादा नहीं थी। अगर उस शख्स की बेटी ना होती तो लामहला मुझे भी तवील और दुश्वार गुजार रास्ता इख्तियार करना पड़ता, यानी मैं एक हिंदू जैन भगत के रूप में जीडी पांडे तक रसाई हासिल करता, फिर उस पर अपना असर जमाता, फिर उसका एतमाद हासिल करता। जो बगले के सर पर मोम रख कर उसको पकड़ने वाली तरकीब थी, अब जबकि उसकी इकलौती और चहेती बेटी मौजूद थी तो मैं यह रास्ता शॉर्टकट बड़ी आसानी से तय कर सकता था और पहले ही अटैक में राह के खुफिया शोबे की फैलों तक पहुंच जाता। मगर करीम भाई ने ठीक कहा था कि मीनाकशी कंप्यूटर साइंस के मॉडर्न ज़माने की पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके रोशन और तरक्की पसंद दिमाग को अपने काबू में करने के लिए जैन धर्म की बातें एक कारगर रोल अदा कर सकती थीं। लेकिन इसके बावजूद मुझे कोई शोभा दिखाने की भी अशद ज़रूरत थी। सवाल यह था कि मैं शोभा कैसे दिखा सकता था। इन ख्यालों में गुमसुम मैं देर तक क्वार्टर के बंद कमरे में बैठा रहा। नींद बिल्कुल गायब थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पास इतना वक्त भी नहीं था। कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत परस्त बेसरो समानी के आलम में तरबियत याफ्ता फौजों का बेजिगरी से मुकाबला कर रहे थे। भारतीय फौज के पास बेपनाह असला और जंगी साजो सामान था, उनकी नफरी भी ज़्यादा थी, जबकि कश्मीरी हुर्रियत परस्तों के पास वही बंदूकें और असला था जो वह भारतीय फौजियों से छीन कर ले जाते थे। उनकी नफरी भी कम थी। वो सिर्फ अपने जज्बे और अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज़ादी और इस्लाम की जंग लड़ रहे थे।
اور شہید ہو رہے تھے۔ مجھے جتنی جلدی ہو سکے بھارتی فوجی ہائی کمان کی خفیہ سکیموں کی رپورٹیں حاصل کر کے انڈین فوجی یونٹوں کی نقل و حرکت پر کاری ضرب لگانی تھی۔ ان کی ہر نئی فوجی حکمت عملی کو تباہ کرنا تھا اور ان پر یہ لرزاں دینے والی حقیقت کا انکشاف کرنا تھا کہ کشمیری حریت پرست دشمن کے گھر تک پہنچ گئے ہیں۔ اس سے صرف جہاد کشمیر کی تحریک کو زبردست تقویت نہیں ملنی تھی، بلکہ کشمیر کے محاذ پر کشمیریوں پر ظلم و ستم توڑنے والی بھارتی فوجی یونٹوں کا مورال بھی ختم ہو جانا تھا۔ میرے پاس کریم بھائی سگریٹ کا ایک پیکٹ اور ماچس چھوڑ گیا تھا۔ یہ تو آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں کبھی کبھی سگریٹ پی لیا کرتا تھا۔ کریم بھائی مثلاً سگریٹ چھوڑ گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مجھے ایک ایسا سگریٹ کیس دیا ہوا تھا جس کے ساتھ ہی لیٹر لگا ہوا تھا۔ اسی لیٹر کے اندر بہت ہی چھوٹے سائز کا بڑا طاقتور ٹرانسمیٹر فٹ تھا۔ اس ٹرانسمیٹر کے ذریعے میں بھارت کے اندر رہ کر کشمیر سے لے کر نیچے راس کماری تک اپنے ساتھی کے ریسیونگ سیٹ پر سیکرٹ پیغام کا سگنل بھیج سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ میں یہ ظاہر کروں کہ میں سگریٹ پیتا ہوں۔ یہ طاقتور ٹرانسمیٹر والا سگریٹ لیٹر کریم بھائی نے میرے اسپرو ٹیبلٹ بم کی 15 ٹکیوں کے ساتھ ہی اسی کوارٹر کے تہہ خانے کی الماری میں رکھ دیا تھا، جہاں وائرلیس سیٹ مائکرو فلم ڈیولپمنٹ کا دوسرا سامان بھی رکھا ہوا تھا۔ یہ سگریٹ لیٹر اور اسپرو ٹیبلٹ بم کی ٹکیاں آگے چل کر دشمن کو موقع بے موقع ختم کرنے میں میرے کام آنے والی تھیں۔ میں یہی سوچتا ہوا اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کمرے میں صرف ایک موم بتی ہی جل رہی تھی۔ میں نے کھڑکی کھول دیا۔ باہر رات کی گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ آسمان پر ایک جانب درختوں کے پیچھے چاند طلوع ہو چکا تھا، جس کی پھیکی پھیکی زرد چاندنی رات کے اندھیرے کو دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جس جگہ پر کریم بھائی کا یہ گودام نما کوارٹر تھا، وہاں سے کچھ فاصلے پر ریلوے لائن گزرتی تھی۔ مجھے دور سے ریل کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ ریل گاڑی کے گزرنے کی آواز کچھ دیر تک آتی رہی، پھر غائب ہو گئی۔ کھڑکی میں سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ میں کمرے سے نکل کر باہر درختوں کے نیچے آ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ میرا دماغ صرف ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ مینا کشی کو اپنے قبضے میں کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے چاروں طرف گہری خاموشی طاری تھی۔ ریل گاڑی کے گزر جانے کے بعد یہ خاموشی زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ بہت دور احمد آباد کے کسی کارخانے کی روشنیاں ستاروں کی طرح جھلملاتی نظر آ رہی تھیں۔ رات کے پچھلے پہر کا زرد اور اداس چاند جیسے درختوں کے پیچھے آ کر رک گیا تھا۔ سگریٹ میرے ہاتھ میں جل رہا تھا۔ یہ سگریٹ میں نے کریم بھائی کی دی ہوئی ڈبیا میں سے کمرے سے باہر آتے ہوئے سلگا لیا تھا۔ میں نے سگریٹ کا ہلکا کش لگایا اور اسے زمین پر مسل کر بجھا دیا۔ اچانک مجھے پائل کی ہلکی سی جھنکار سنائی دیا۔ چاند لمحوں کے بعد پائل کی جھنکار دور سے سنائی دیا، پھر یہ آواز آہستہ آہستہ قریب آنے لگی۔ میں اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھا رہا۔ جھنکار کی آواز میرے قریب آ کر رک گئی۔ چندریکا ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ میں دل میں اس بدروح کو برا بھلا کہنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی چندریکا ظاہر ہو گئی۔ وہ اسی زعفرانی ساڑی میں ملبوس تھی۔ ماتھے پر سونے کی زنجیر والا ہیرا چمک رہا تھا، کانوں میں بھی قیمتی پتھر تھے۔ اس نے پہلے روز کی طرح ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، مجھے برا بھلا کیوں کہتے ہو میرے پتی دیوا؟ کبھی میری پہل کی جھنکار سن کر تمہارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، اب تم میری صورت سے بھی بیزار ہو۔ مجھے اس بدروح پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا، چندریکا تم ایک بدروح ہو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ جہاں سے ہی ہو وہاں چلی جاؤ اور میرا پیچھا چھوڑ دو، مجھ سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں الحمدللہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہوں اور مسلمان ہوں، بت پرست نہیں ہوں، بت شکن ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بار تم جاؤ تو پھر کبھی مجھے اپنی شکل نہ دکھاؤ۔ چندریکا نے اسی طرح ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ اس نے آہ بھر کر کہا، میرے پتی دیوا، تم ہر جنم میں میرے خاوند رہے ہو، میرے کنور جی۔ میری قسمت میں اس جنم میں تمہاری جدائی لکھ دی گئی ہے، مجھے اگلے جنم کا انتظار ہے، پھر ہم دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اپنے مانس جنم کا سارا راستہ طے کریں گے۔ تمہاری محبت مجھے تمہارے پیچھے لیے پھرتی ہے، پھر بھی میں اپنے آپ کو تمہارے سامنے نہیں لاتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے نہیں پہچانتے اور مجھے پسند نہیں کرتے۔ جب تم نے بیکانیر کے ہوٹل میں ایک آدمی کو قتل کیا تھا تو میں تمہارے کمرے میں موجود تھی، مگر میں صرف اس خیال سے تمہارے سامنے نہیں آئی کہ تم میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا،
अगर उस वक्त तुम मेरे कमरे में मौजूद थे जब पुलिस वाले ने मेरी तरफ पिस्तौल तान रखा था, तो तुमने खुद उसे ख़त्म क्यों नहीं किया? अगर वो मुझे गोली मार देता और मैं मर जाता तो तुम खुश होते कि चलो मरने के बाद तुम मेरी रूह से मुलाकात कर सकोगी? चंद्रिका ने कहा, नहीं मेरे कन्वर जी, ऐसी बात नहीं थी। उसके हाथ में पिस्तौल ज़रूर था, मगर उसका इरादा तुम्हें कत्ल करने का नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी टांग पर गोली चलाकर तुम्हें जख्मी करना चाहता था। इसका भी उसने इरादा नहीं किया था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली के कूदे की तरह लहरा गया। मुझे ख्याल आया कि ये औरत मेरे मिशन में मेरी बहुत मदद कर सकती है। इसकी खुफिया ताकत से मैं बड़ा काम ले सकता हूँ। मैंने उसे कहा तो चंद्रिका ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे कन्वर जी, मेरे पति देव, मुझे मालूम है कि तुम भारत में खास मकसद लेकर आए हो। मैं उस मकसद हासिल करने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मैं मजबूर हूँ। अगर तुम्हारा कोई दुश्मन तुम्हें जान से मार डालने का इरादा लेकर तुम्हारी तरफ बढ़ेगा तो मैं उसे ज़रूर ख़त्म करूँगी। इसलिए कि तुम अगर किसी के हाथों कत्ल होकर मर गया तो ये मौत गैर तिबी मौत होगी। फिर मुझे 1 लाख साल तक तुम्हारे किसी इंसानी रूप में जन्म लेने का इंतज़ार करना होगा। इसलिए मैं हर कदम पर तुम्हें गैर कुदरती मौत से बचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे कहने पर अपने मुल्क भारतवर्ष के किसी हिंदूवासी को कत्ल नहीं करूंगी। मैं भारतवर्ष में हिंदू औरत के रूप में पैदा हुई थी और इसी भारतवर्ष की भूमि में मेरी खाक मिल गई है। मैंने अगर अपनी जन्म भूमि से गद्दारी करते हुए तुम्हारी मदद की तो मेरा अगला जन्म 1 करोड़ साल के लिए कुतिया के रूप में ज़ाहिर होगा, जो मैं कैसे कबूल कर सकती हूँ? इस बदरू चंद्रिका की बातों से साफ ज़ाहिर हो गया था कि वो मेरे अज़म से वाकिफ़ है, मगर चूँकि वो मुझे अपना खामद समझ बैठी थी और मुश्किल वक्त में मेरे काम आ सकती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इस औरत को धुतकारना नहीं चाहिए। मैंने कहा, अगर तुम्हें मालूम हो ही चुका है कि मैं क्या स्कीम दिल में लेकर इंडिया में आया हूँ, तो इस बात की क्या ज़मानत है कि तुम अपने हिंदू भाइयों और मेरे दुश्मनों को मेरे इरादों से खबरदार नहीं करोगे? तुम तो इसी शहर में मुझे किसी भी लम्हे पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवा सकती हो। चंद्रिका ने कहा, अगर पिछले जन्म में तुम मेरे खामद न रह चुके होते तो मैं अब तक तुम्हें गिरफ्तार करवा चुकी होती, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। मैं ऐसा ख्याल भी अपने दिल में नहीं ला सकती। अगर तुम मुसलमानों के मुल्क पाकिस्तान से निकलकर बीकानेर की मुड़ियों में न आते तो मेरी तुमसे शायद इस जन्म में कभी मुलाकात न होती, लेकिन इसे होकर ही रहना था। मेरी किस्मत तुम्हें पाकिस्तान से यहाँ खींच कर मेरे पास ले आई है।